हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट डिस्कस करते हैं भाई, और समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें और अलग तरीके से क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और एक पैराग्राफ भी डिस्कस करते हैं। थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, आप लोग को एक लंबा पैराग्राफ भी मिलता है, आप लोगों को पता है, जिसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। उस तरह का पैराग्राफ है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। क्या कह रहा है ये? शक्ति, ऊष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा की न्यूनीकरण समर्थता सभी नीवकरणीय नवीकरणीय होगा, ये है ना, नवीकरणीय स्रोतों से अधिक है। नवीकरणीय होगा, है ना, ध्यान रखना, नवीकरणीय होगा ये। ठीक है, यह कृषि और वन अवशिष्टों, साथ ही ऊर्जा फसलों से प्राप्त होती है। जैव मात्रा अवशिष्टों का उपयोग करने में बड़ी चुनौती शक्ति संयंत्रों से उचित लागत पर की जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति ही है। मुख्य समस्याएं सुप्रचालनिक अवरोध और ईंधन संग्रहण की लागत है। यदि ऊर्जा फसलों का उचित रीति से प्रबंधन ना हो तो वे अन्न उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और अन्न की कीमतों पर उनका अवांछित असर पड़ सकता है। ठीक है, जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील होता है। जब तक नव प्रौद्योगिकियां उत्पादकता को सारभूत रूप में ना बढ़ाए, तब तक धारणीय जैव मात्रा पूर्ति की सीमाओं को देखते हुए जैव मात्रा की भावी भूमिका का संभवतः वास्तविकता से अधिक अनुमान लगाया गया है। जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह प्रकल्पित करते हैं कि 2050 में बायोमास का उपयोग लगभग 4 गुना बढ़कर 150-200 हेक्साजूल हेक्साजूल हो सकता है, जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा या लगभग प्राथमिक ऊर्जा का लगभग कितना है, 1/4 है। ठीक है, परंतु खाद्य एवं वन संसाधनों का कोई विनाश किए बिना 2015 तक प्रतिवर्ष बायोमास संसाधनों की अधिकतम धारणीय तकनीकी क्षमता 80 से 170 एक्साजूल के परिसर में होगी। इसका सिर्फ एक अंश वास्तविक और आर्थिक रूप से साध्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ जलवायु प्रतिरूप ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने और शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ मोहलत जुटाने के लिए बायोमास आधारित कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन पर, जो कि एक प्रामाणिक प्रौद्योगिकी है, आश्रित है। अभी पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, पैराग्राफ ये लंबा है थोड़ा सा, एक लाइन और है इसमें, 1-2 लाइन और है, और देख लो, है ना, फिर क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है ना। आगे क्या कह रहा है? कुछ द्रव्य जैव ईंधन जैसे मकई आधारित इथेनॉल प्रमुख से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जनों में सुधार लाने की बजाय उन्हें और बदतर कर सकते हैं। लिंगो सेल्यूलोसिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, घास और कास्ट ऐसे धारणीय उत्पादन की संभाव्यता रखते हैं जो उच्च उत्पादकता वाले हों तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न स्तर का उत्सर्जन करें, किंतु वे अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में हैं। तो ये काफी कुछ बायोमास से रिलेटेड हमको लग रहा है, तो हम लोग जो है करते भाई इसको सॉल्व है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके आधार पे हम बनाते हैं अपना हिसाब किताब। शक्ति प्रजनन के लिए शक्ति प्रजनन के लिए जैव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में मौजूदा बाधा या बाधाएं क्या हैं? अब देखो भाई, पैराग्राफ को चाहे तो तुम लोग एक बार दोबारा देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार में इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, एक बार दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार फिर से चेक करो पैराग्राफ को, फिर से ट्राई मारो। ठीक है, फिर से पढ़ लो एक बार ढंग से, या उसका स्क्रीनशॉट खींच के अलग अपने पास रख लो एक बार, फिर क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, क्वेश्चंस के भी स्क्रीनशॉट खींच के रख लो अपने पास, तब भी कर सकते हो इजीली, है ना। देखो क्या कह रहा है, जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। जैव मात्रा उत्पादन अन्न उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है, ये बात आई थी, ध्यान करो बीच में पहले पैराग्राफ में, उसके साथ प्रतिस्पर्धा इसकी हो जाती है। जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर और सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों ही बातें पैराग्राफ में की गई हैं, और तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई?
ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, ये सारी बातें पैराग्राफ के अंदर हम लोगों को समझाई गई हैं, है ना? तो एक बार जिनको ये बात समझ में नहीं आई है वो एक बार पैराग्राफ को पढ़े, पहली दूसरी तीसरी लाइन चौथी लाइन में ये सब कुछ है, ये सब सारी चीजें है ना, 4-5 लाइन के अंदर ही समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके किनके कारण खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा समस्या हो सकती, खाद्य सुरक्षा की समस्या किनके कारण हो सकती है, ये बताना हम लोगों को। देखो भाई, शक्ति जनन हेतु कृषि एवं वन अवशिष्टों का भरण सामग्री के रूप में उपयोग करना। होल्ड करो एक सेकंड। ठीक है, जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन के लिए उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना, ये बात तो ही नहीं थी। तो तीन कहां कहां आ रहा है? ये खत्म हो गए हैं, खत्म हो जाएंगे ये केवल। एक सेकंड रुको, चेक करते हैं दोबारा। जैव मात्रा का कार्बन परिग्रहण संचयन के लिए उपयोग करना, पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा भाई एक बार, है ना, देखने के लिए पैराग्राफ देखना पड़ेगा एक बार मुझे। ठीक है, चलते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं है, देखो देखना तो पड़ेगा तभी हम उत्तर सही लगा पाएंगे, नहीं तो अभी गलत हो सकता है कुछ भी, है ना। तो हम पहले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ से समझते हैं। जैव मात्रा अपशिष्टों का उपयोग करने में बड़ी चुनौती शक्ति संयंत्र से उचित लागत पर की जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति मुख्य समस्या शौचालय का विरोध संग्रहण की लागत है। ओके, तो वो नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। यदि ऊर्जा फसलों का उचित रीति से प्रबंधन ना हो तो अन्न उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ये बात आ गई थी ना। अन्न की कीमतों पर उनका अवांछित असर पड़ सकता है। जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील होता है। मात्रा जैव मात्रा पूर्ति की सीमाओं को देखते हुए जैव मात्रा की भावी भूमिका का संबंध वास्तविक अधिक लगाया जा सकता है। चलो बढ़ते, देखो भाई, तो इसमें बात बनेगी, रुको एक सेकंड, पहला ऑप्शन तो हो गई नहीं। ठीक है, जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण संचयन के लिए उपयोग करना भी नहीं है, एक ही बचता है, कौन सा बचता है? ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा दे। देख रहे हो, उल्टा लग जाता हमसे अभी, अभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। भाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डीपली पैराग्राफ को, अगर पैराग्राफ को डीपली नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। और ये एक्चुअल में मुझे पता है कि समस्या और क्यों बन रही है, क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है और मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पैराग्राफ भी सामने नहीं है, तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। आप एक बार पैराग्राफ को देखना अपने स्तर से, या तो एक काम कर लेना, पैराग्राफ का वो ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एक बार अपने पास पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तभी समझ में आ सकता है सही तरीके से, है ना, क्योंकि और कोई आसान तरीका यहाँ पे इसको इतने बड़े पैराग्राफ को डिस्कस करने का नहीं है। छोटे पैराग्राफ होते तो एक में क्वेश्चन आ जाता है, एक में पैराग्राफ आ जाता है, तो वहां तो आप आराम से चेक कर सकते हो। लेकिन पैराग्राफ इतना बड़ा है, पूरा पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ ही एक पूरे पेज पे आ पाता है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2050, 2015 नहीं था तो भाई वो 2050 था, है ना, उसको 2015 मैंने बोला था जो, तो 2050 होगा फिर, है ना, उसको सही कर लेना क्योंकि वो 2150 लिख रहा था एक्चुअल में, है ना, तो 2050 है वो, है ना। 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व की सभी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पूरी पूर्ति के लिए नहीं था। इतना तो कर ही सकते हो एलिमिनेट। अब जब एक एलिमिनेट कर दिया तो भाई ये दोनों खत्म हो गए ना। अब इनको देख लो बस, कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है, ये बात सही है, आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता, लेकिन परेशानी जरूर पैदा होती है। विनाश ऐसा नहीं है कि आवश्यकता रूप से विनाश होगा। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, सी और ये 2 और 3 दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। कुछ उदयमान प्रौद्योगिकी की मान लें तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। ये बात भी हुई थी, ये बात भी हुई थी, ठीक है, ये बात तो थी, दूसरी तो क्लियर हो गई थी। दूसरी अगर क्लियर हो गई तो फिर तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि दूसरी अगर हमने मान ली बात तो फिर तो हमें मिल गया आंसर अपना 2 और 3। और ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर इसमें, अगर और ज्यादा सोचोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए जो कर सकते हो उस पे ही रहो। आगे आगे देखते हैं क्या है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप वह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने में सहायक होता है। कहीं ऐसी बात है पूरे पैराग्राफ में? आप सिंपल सी बात सोचो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है, कोई भी इस तरह का ना उस तरह का इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश की गई है।
तो ये तो गलत हो गया। देख लेते हैं दूसरा। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है। ये बात, इसी बात के ऊपर तो पूरा पैराग्राफ था। यही तो बात है सारी की सारी, इसी बात के ऊपर पूरा पैराग्राफ। तो सेकंड ऑप्शन ही होगा बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना संभव है भाई। तो ये तो गलत हो गया। पहले आप आओ, फिर दोबारा एक बार दोबारा पढ़ लो भैया, क्या करें। संभव है ना, ये तो उल्टा हो गया। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, संभव है। बाधित किए बिना भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस पे आ जाओ बस। कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप वह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने में सहायक होता है। तो पैराग्राफ पे लौटना पड़ेगा एक बार, है ना। बिल्कुल है भाई, देखो ये लिख रहा, ग्रीन हाउस गैस के निम्न स्तर का उत्सर्जन करें, किंतु वे भी अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में ही है। देखो ध्यान से देखना, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है आप लोगों को, है ना। लास्ट पैराग्राफ जो था, लिंगोसेल्यूलोसिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, घास और कास्ट ऐसे धारणीय उत्पादनों की संभाव्यता रखते हैं जो उच्च उत्पादकता वाले हो तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न का उत्सर्जन करें, किंतु वे अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में चल रहे हैं। तो आई कुछ बात समझ में? तो पहला है ऑप्शन, है ना। अब देख रहे हो कितना लंबा पैराग्राफ है, तो इसलिए ध्यान भटकता है। और सामने पैराग्राफ था नहीं, सामने पैराग्राफ होता तो आसानी से लग जाता। अब पैराग्राफ पहले चला गया है ना। तो देख रहे हो कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन संभाली जा सकती हैं अगर आपका थोड़ा सा भी आपकी है अटेंशन है थोड़ी सी, है ना। क्योंकि पैराग्राफ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये हमारे सामने पैराग्राफ थोड़ा सा पीछे चला जाता है, इसीलिए बड़े पैराग्राफ लेने से मैं कतराता हूँ, है ना। बड़े पैराग्राफ अगर लेते तो फिर उसका प्रॉपर यहाँ पे उसको दिखाना तुम लोगों को और उसके साथ में क्वेश्चन को दिखाना एक बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। तो बन नहीं पा रहा है वो टास्क, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, पैराग्राफ लाता रहूंगा। ऐसा मत सोचना पैराग्राफ नहीं लेकर आऊंगा, पैराग्राफ में लेकर आऊंगा। आप स्क्रीनशॉट खींच के इनका रख लो तो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा आपके पास। स्क्रीनशॉट खींच के लोगे, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट खींच लेना, तो एक पेज पे क्वेश्चन लिख लेना चाहो तो अपने, और फिर उस पैराग्राफ को अपने स्क्रीन पे देख के आप सॉल्व करके देख लेना एक बार। ये भी तरीका ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। या फिर इसको एक बार वीडियो को देख लेना ढंग से, उससे भी समझ में आएगा आपको, है ना। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लंबा था पैराग्राफ तो टाइम लगा हम लोगों को, है ना। क्या कह रहा है भाई, ए क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM, 11 AM पे क्लास स्टार्ट होती है और 2:27 पे खत्म हो जाती है। 11 AM टू 2:27 PM तक ये क्लास चलती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं 3 घंटे 27 मिनट चलती है, तो क्या गलत होगा? 11 12 1 2, 3 घंटे 27 मिनट चलती है ना, ठीक। 4 पीरियड होते हैं इसके अंदर, हर पीरियड के बाद 4 पीरियड है, हर के बाद 5 5 मिनट का आपको अवकाश दिया जाता है। अगर हर एक के बाद 5 5 मिनट का अवकाश तुमको दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, पहले पे थोड़ी अवकाश मिलेगा, यहाँ अवकाश मिलेगा 5 मिनट का, एक तो एक अवकाश यहाँ मिलेगा और एक अवकाश यहाँ मिलेगा। 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, यानी कि 15 मिनट का अवकाश मिलेगा ना भैया। 15 मिनट इसमें से निकाल देना, यानी कि टोटल पढ़ाई जो चल रही है वो 3 घंटे और 12 मिनट चलेगी, हाँ के ना। टोटल पढ़ाई कितने चलेगी? 3 घंटे 12 मिनट। मैं लिख देता हूं, टोटल पढ़ाई चलेगी 3 hours और 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट चलेगी ना पढ़ाई टोटल। 15 मिनट तो रेस्ट के निकल गए, हर पीरियड के बाद 5 5 मिनट का रेस्ट मिलता है जो। अब ये कह रहा है कि हर पीरियड कितने मिनट का होगा अगर 4 पीरियड है, तो देखो ध्यान से, 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट, 60 दिया 180, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 192 मिनट। टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी? 192 मिनट हो जाएंगी। तो 192 मिनट को डिवाइड कर दो 4 से, 4 घंटे है ना, तो 192 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 से। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, तो हर एक जो लेक्चर होगा वो कितने टाइम का होगा? 48 मिनट का हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 घंटे में 180 मिनट होंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3 में कितनी हो जाएंगी? 180 मिनट। तो कर ही सकते हैं हम लोग इजीली, तो कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है, 18 बॉयज आर टू टॉल इन ए क्लास, बहुत लंबे 18 लड़के। इफ दीज बॉयज आर 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये कुल बॉयज का 3/4 है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अच्छा, काफी चीजें इसने हमसे पूछ ली है इसमें। 18 लड़के हैं, ठीक है, 3/4 जो है वो 18 लड़के जो है वो 3/4 है। 18 लड़के क्या है, ये 3/4 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई बताओ। तो अगर 3/4 की वैल्यू 18 है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में गुणा 4/3 कर देना। तो 3×6 = 18, कितना आ जाएगा, 6×4 = 24। टोटल कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, ठीक है, 24 आ गए टोटल। तो 24 लड़के हैं टोटल, ठीक है, जो कुल छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो 24 की वैल्यू है भाई 2/3, तो 1/3 क्या होगा, 12 होगा। जो लड़कियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था थोड़ा सा आप लोगों को, है ना। दोबारा समझाता हूँ एक बार। 18 लड़के सबसे लंबे हैं, वो लड़कों की कुल संख्या का 3/4, 3 पार्ट है 4 में से 18, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। अब ये जो लड़के हैं टोटल वो 2/3 है कुल का, तो लड़कियां 1/3 हो गई, 2/3 और 1/3 मिलके तो एक बनाएंगे टोटल। तो 2/3 अगर लड़के हैं 24, तो 1/3 लड़कियां कितनी होगी, 12। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 की वैल्यू जो है 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 12 2/3 की वैल्यू अगर 24 दे रखी है, 24 है, 24 × 3 ÷ 2 कर देना, 2 से ये 12 बार, 12×3 = 36 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे क्लास के अंदर, 36। 24 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 36 - 24 कर देना, 12 आ जाएंगी। 36 - 24 कर देना, कितनी लड़कियां आ जाएंगी भाई, 12 लड़कियां आ जाएंगी। इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ए बी जो है किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, तथा ए वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। किसी तूफान के कारण तना उसे बिंदु सी पर टूट गया है, ठीक है, जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी से जुड़ा है। यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन पर डी पर छूता है, तो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है वो बिंदु जो डी है, तो तने की मूल ऊंचाई क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, आपके पेपर में आया हुआ है वैसे। अब वो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले क्या कहना चाह रहा है ना, आपको हर चीज समझ में आएगी। देखो क्या क्या कह रहा है वो, और किस किस तरीके से आपको जाना है, एक बार देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। देखो ध्यान से, ऐसे करके ये एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन पर ए दे रखा है, ये दे रखा है बी, ठीक है, जमीन पर हमको दे रखा है ए, और वैसे वो हो रहा है ऊपर बी। अब वो कहता है कि तूफान आता है और ये तना जो है वो बीच में से कहीं से टूट जाता है, मान लो इस पॉइंट से ही टूट जाता है। इस पॉइंट को इसने नाम दिया है सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक वो दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। जैसे ही ये टूटेगा यहां से, तो ये यहां से गिरेगा, हाँ के ना, जैसे ही वहां से टूटा तो वो नीचे गिरेगा। अब वो नीचे कैसे गिर रहा है, वो नीचे कुछ इस तरीके से आएगा, तो वो नीचे यहां से गिरता हुआ यहां पहुंच गया, किसी पॉइंट पे जाके ऐसे करके मिल गया नीचे जाके, ठीक है भाई। तो बी भाई साहब यहां पहुंच गए फाइनली। तो जहां वो गिरता है वो बिंदु डी पर छूता है, तो ये जो गिरा ये बिंदु डी बता दिया। इसकी ए बिंदु से जो दूरी है, ये दूरी जो है ये 5 मीटर है। ये बात ध्यान रखना, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि यही तना तो टूट के गिरा है, ये तना ही तो टूट के गिरा है, समझ रहे हो ना बात को, यही तना टूट के गिरा है नीचे। तो ये सी डी की जो लेंथ है वो बी सी के बराबर है, पहले मैं लिख देता हूँ ये चीज आप लोगों को क्लियर करने के लिए। बी सी की लेंथ जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसे गिर गया था वो। अब देखो क्या होगा, अब पूछा कि मूल ऊंचाई क्या थी। मूल ऊंचाई तो ए बी है ना,
मूल ऊंचाई क्या है, ए बी। ए बी कैसे बनेगा, ए सी प्लस बी सी, और बी सी क्या है, सी डी के बराबर। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए सी प्लस सी डी भी है ये, है ना, लिख सकते हैं, तरीके से भी लिखा जा सकता है। कितना सिंपल है यार, मैंने आप लोगों को समझाया था ना, 5 12 13 का होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर जो लोग नहीं निकाल पा रहे तो वो ऐसे करोगे, सी डी का जो स्क्वायर आएगा वो ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आएगा। और बाकी जिनको आता है, जिनको मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाए थे, बताए थे, कई सारे लिख के दिखाए थे, 7 24 25 8 15 17, फिर दोबारा लिख देता हूँ, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना, ये 8 15 17 दिख जाए कहीं पे, 7 24 25 दिख जाए कहीं पे, 5 12 13 दिख जाए कहीं पे, 6 8 10 दिख जाए कहीं पे, 20 21 29 दिख जाए कहीं पे। ये सब क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, ये सीधे सीधे दिख जाते हैं हमको। ये दिख गया यहाँ पे 9 12 15, ठीक है, 9 12 15 भी होता है, चलो 3 4 5 भी होता है। तो सी डी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 144, और ये हो जाएगा 25। यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा, 169 सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √169। तो कितने का स्क्वायर होता है भाई, 13 का। अब बताओ, मुझे बताओ, ये बीसी की लंबाई कितनी आ गई, 13 आ गई, सी डी के बराबर है। तो ए बी कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, जोड़ दो इसको, टोटल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ए बी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए पीस ऑफ टिन इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप में एक टिन का पीस है विच इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, वो 12 सेंटीमीटर लेंथ में, और ब्रेथ में कितना है, 8 सेंटीमीटर ब्रेथ में है, यानी कि चौड़ाई 8 में। तो कुछ इस तरीके से बता रहा है भाई हमको, इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ठीक है। ये जो लेंथ दे रखी है 12 दे रखी है, और ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। पूछ रहा है कि क्यूब बनाया गया, क्यूब मतलब घन, घन का निर्माण करना है, बंद क्यूब बनाना है, घन। तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी, सोचना पड़ेगा, है ना, किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अब ध्यान से एक बात समझो, पहले ऑप्शन देख लो। अगर मैं 2 रखूंगा लंबाई, पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी। 3 रखूंगा तो नहीं बनेगी। 4 रखने पर ट्राई मार के देखो, पहले 4 रखने पर, 4 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे से 4 काट लो, यहां से 4 काट लो, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 2 में काटूंगा, तभी तो बनेगा। 8 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 2 में काटूंगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो ये 4 बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कट जाएंगे ये भी 4 में कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये भी कट जाएगा यहाँ से। ये अगर कट जाएगा तो ये जो हिस्से आएंगे, ये हिस्सा बचेगा 4, ये हिस्सा 4, ये हिस्सा 4, और ये हिस्सा भी 4। इसको हम मिला देंगे सबको, ठीक है, समझ रहे हो, इसको हम सब मिला देंगे। ये वाला 4 भी मिलेगा, फिर ऊपर जाके ये वाला 4 भी मिलेगा। तो देखो 4 ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी 4 पे बन सकती है, 6 पे नहीं बनेगी, है ना। तो पॉसिबिलिटी 4 पे बन सकती है, 6 पे नहीं बन सकती। दूसरी चीज, अगर 6 ले लिया मैंने तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ, यहां तो मैं फिर एक एक ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। फिर वो अगर मैंने इस तरीके से ले लिया तो 3 3 लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ बीच में 6 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तुम्हें एक एक मिल पाएगा बस, क्योंकि 8 है ना टोटल ये लेंथ। तो एक एक अगर यहाँ लोगे और यहाँ होगा 6, तो तुम ऊपर ढक भी नहीं पाओगे ना उसको, ऊपर ढका नहीं जाएगा फिर वो। इसलिए पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनेगी, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 4 4 की, है ना। ठीक है, तो भाई जो भी हो कमेंट में आपको बता देना मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। आप सभी का धन्यवाद।